नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। साधना न्यूज़ की ये कोशिश होती है कि ऐसी शख्सियतों को सामने लेके आएं जो लोगों की प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हमने इसे प्राइम टाइम पर रात 9 से 9:30 इसलिए रखा है कि उस समय आदमी को ये लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण कोई चीज़ है, लेकिन अगर वो न्यूज़ के दौरान इसको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये उनके लिए एक प्रेरणा बनेगी। और ऐसी ही शख्सियतें हमने हर क्षेत्र में रखी हैं, उसमें चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, नौकरशाही क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में ये पहली शख्सियत आपके सामने है। मैं साधना के देश भर के दर्शकों के सामने ऐसी शख्सियत को लाना चाहता हूं जिन्होंने बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं। आपकी शुरुआत जहां से हुई थी, जब आप एमबीबीएस कर रहे थे और मध्य प्रदेश के, अखंड मध्य प्रदेश के पहले अंकोलॉजिस्ट थे आप, कैंसर अंकोलॉजिस्ट थे, और आपका सिलेक्शन विदेश के लिए हो गया था। और उस समय देश में बहुत कम अंकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, कैंसर के बहुत कम डॉक्टर हुआ करते थे। आपका जब विदेश में चयन हुआ तो विदेश जाते करोड़ों रुपए की तनख्वाह लेते, सैलरी लेते, और उस सैलरी के साथ एक अलग लाइफ जीते। लेकिन मुझे दर्शकों को ये बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हिंदुस्तान को चुना, आपने अपनी जन्मभूमि को चुना, और आपने इसलिए इसको चुना कि मैं जिनके बीच पला बढ़ा हूँ, जिनके बीच रहा हूँ, अगर मेरी डॉक्टरी उनके काम नहीं आ सकी तो किस काम का ये मेरा पेशा। ऐसी शख्सियत को आपके सामने नवोदय कैंसर अस्पताल के संचालक हैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। हमारे दर्शकों को आपके संघर्ष से सफर जिंदगी का हमारा प्रोग्राम है, और इसमें शख्स से शख्सियत कैसे बनते हैं, क्योंकि आप लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत हैं। आपने जो काम किया है, लोगों की उम्मीद है, लोगों की जान बचाते हैं आप। कैंसर जैसी बीमारी का आपने जब चुना था, और स्टार्टिंग से हमारे दर्शकों को बताइए कि जब आप इस पैथी में आप आए और आपने इसको जब चुना था तो किस तरीके से संघर्ष किया, और कैसे कैसे उदाहरण हैं। हमारे देश के भर के दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इस संघर्ष में और आज आप जहां पहुंचे हैं, इसमें कितने अप एंड डाउन्स आए थे। जी नमस्कार। एक तो शिशिर भाई का और सारा न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे चुना इस स्पेशल प्रोग्राम के लिए। और वो जानते हैं, क्योंकि मुझसे जुड़े हैं और मुझे जानते हैं कि मैंने कैसे संघर्ष किया है, कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ मैं। तो उसको थोड़ी सी विवेचना करते हुए मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से था, और लेकिन सपने बहुत ऊंचे थे। और उन दौरान जब मेरे पैर में चप्पलें भी नहीं हुआ करती थी, गर्मी में नंगे पैर चलते थे हम, तब एक जुनून सवार हुआ था कुछ। जब तकलीफ हो जाती थी, बुखार आता था, तो डॉक्टर के पास जाते तो बड़ी लंबी कतारें रहती थी, और कुछ ऐसा लगता था कि जीवन में डॉक्टर बनना है। और फिर जब कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, तुम्हारे ख़ानदान में कोई डॉक्टर नहीं है, तुम कैसे डॉक्टर बन सकते हो, तो एक चैलेंज जैसा मेरे को चुनौती लगी कि नहीं, ये तो फिर ठीक नहीं है, ये मैं करके दिखाऊंगा। और दिन रात मेहनत करके, परिवार के लिए भी, अपने लिए भी पढ़ाई करके, और मैंने 3rd अटेम्प्ट में पीएमटी पास किया। बीच में सिस्टर की शादी भी थी, कुछ भी डिस्टर्बेंस थे, बट somehow I could manage it। और फिर लगातार मेहनत करते रहे, अच्छे नंबरों से पास हुए। एमबीबीएस में मेरे को जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है मेडिकल कॉलेज का, गांधी मेडिकल कॉलेज का, काक मेमोरियल गोल्ड मेडल, वो मुझे हासिल किया, जो कि एक सर्वसंपन्न स्टूडेंट के लिए दिए जाता है। तो वहाँ से एक अंदर से ये जज्बा पैदा हो रहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है, कोई ऐसी किसी भी तरह की आर्थिक या सामाजिक कमी मेरे को नहीं लगती है जो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो फिर जब हम ड्यूटी पे जाते थे, डॉक्टर इंटर्नशिप की, फिर रेसिडेंशियल कोर्स किया, तो वहाँ जाके ये देखते थे कि कैंसर के जो पेशेंट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा जीवित नहीं रहते थे। तो एक मन में धारणा बन जाती थी कि भाई कैंसर पेशेंट है, पेशेंट के रिलेटिव पूछते थे कि डॉक्टर साहब कितनी ज़िंदगी है, तो हम बोलते थे 6 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगा। लेकिन वो जब बाहर टाटा मेमोरियल अस्पताल या बड़े अस्पतालों से इलाज करके आते थे तो बोलते थे कि हम ठीक हो चुके हैं। तब कहीं लगता था कि हमें ट्रेनिंग जो है ठीक नहीं है, और इस तरह के स्पेशलिस्ट भी मध्य प्रदेश, भारत में बहुत कम हैं। तब मैं कैंसर इंस्टीट्यूट एडीआर गया, टाटा मेमोरियल में मैंने देखा
तो जो नंबर ऑफ पेशेंट शिशिर भाई हम देखते थे, ऐसा लगता था कि पूरा भारत जो है कैंसर से पीड़ित है, इतने पेशेंट रहते थे। और सड़कों पे आज भी आप टाटा मेमोरियल अस्पताल की सड़कों पे जाइए, बाहर फुटपाथ पे गरीब बच्चे कीमोथेरेपी के बाल उड़े हुए हैं, लेकिन वहीं पड़े हुए वो, और बारिश में इसमें उसमें सारी तकलीफें झेल के भी वो इलाज कराते हैं। तो एक बड़ा दिल में ये रहा कि नहीं, मुझे कैंसर स्पेशलिस्ट बनना है करके। और फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, दैट वाज ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी का वो मैंने पहली बार में पास किया। और फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग हुई, बड़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है, मतलब ये मान के चलिए कि आप जितनी भी विधाएं हैं कैंसर स्पेशलिटी की, चाहे पैथोलॉजी हो, रेडियोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, सारी ट्रेनिंग उसमें होती थी। तो एक बड़ा अच्छा लगता था कि नहीं, नाउ आई एम बिकमिंग ए कंप्लीट ऑन्कोलॉजिस्ट। और फिर मेरी जो डायरेक्टर थी डॉक्टर वी शांता, जिनको अभी मैक्से से अवार्ड दिया गया, तो उन्होंने मेरे को कहा कि यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट और मैं तुमको रिकमेंड कर रही हूँ इंडियाना पुलिस के टेस्टिकुलर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के लिए। तो मैंने इनिशियली तो बड़ा कूद के हाँ कर दी, लेकिन बाद में फिर सोचा कि वहाँ जाके भी मेरे को 2 रोटी खानी है, और भोपाल में कोई नहीं है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जिसे आपने कहा उस वक्त अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था, तो कोई कैंसर स्पेशलिस्ट। इवन शिशिर भाई, यू विल नॉट बिलीव कि मैं जब पूछता था ऑन्कोलॉजिस्ट की स्पेलिंग, वो लोग बड़ी गलत लिखते थे, ONCHO लिखते थे। तो कुल मिला के ट्रेनिंग का बड़ा अभाव था और स्पेशलिस्ट थे नहीं, तो लोगों को बड़ा तकलीफ होती थी। तो फिर ये हमारा एक कैंसर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट भोपाल में आ रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, फिर आई विल ज्वाइन दैट। मैडम को जब मना किया, मैडम को कि मैं नहीं जा रहा हूँ और आई हैव डिसाइडेड अगेंस्ट टू गो टू US, तो बड़ी नाराज़ हुई, बोले आप अपने बड़े कैरियर पे लात मार रहे हो और इट इज़ रियली ये अवसर किसी को मिलता नहीं ज़्यादा, आप लकी हो कि आपको सेलेक्ट किया गया है। बट समाउ मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने ही देश, अपने प्रदेश में जाना चाहिए। ठीक है, वो अगर मैं अच्छे से काम करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा, तो मेरा नाम वैसे ही हो जाएगा। वहाँ जाके मैं विदेशियों की सेवा करने से अच्छा है कि देशवासियों की सेवा करें। तो वो करके मैं वापस आया और फिर आई स्टार्टेड माय ओन हॉस्पिटल। छोटे से क्लिनिक से चालू किया, धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि मैं सब्जेक्ट में बहुत माहिर था, ईमानदार था काम में और मेहनती था। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। 12 बजे भी पेशेंट आ रहा है, 2 बजे भी है, 5 बजे भी है, मैंने उसको अटेंड किया है। और मुझे लगता था कि नहीं, ये इससे पेशेंट ठीक होते हैं। और सबसे बड़ा एक जो पेशेंट्स के या उनके रिलेटिव्स के अंदर कॉन्फिडेंस जो मैंने देखा मेरे साथ, उनको ये लगता था कि डॉक्टर साहब के साथ हैं तो ठीक है, पेशेंट का तो जो भी ईश्वर करेगा वो होगा, बट जो बेस्ट होगा डॉक्टर साहब करेंगे। सो दैट वाज दी एक डॉक्टर पेशेंट का जो रैपो होता है वो मेरे साथ रहा। और आप सबकी शुभकामनाओं से, पेरेंट्स के आशीर्वाद से आज मेरा एक खुद का बड़ा हॉस्पिटल, मैं कहूँगा बड़ा हॉस्पिटल है, क्योंकि उसमें सभी तरह की सुविधाएं हैं। हम लोगों ने अभी अभी पेट स्कैन भी लॉन्च कर रहे हैं, तो इट इज़ रियली ड्रीम कम ट्रू। एक जो सपना देखा जाता वो पूरा हो रहा है। और मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी चीज़ को अपने, जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट थे, नाम बोला, उनका ये कहना था कि सपने बड़े रखो आप। उनको आप चाहे कितने भी आप छोटे हो, कितने गरीब हो, सपने जितने बड़े रखो, और सपने ऐसे करो कि जो आपको सोने ना दे। नींद में सपने नहीं चाहिए, सपने ऐसे होना चाहिए जो आपको सोने ना दे। तो वो एक इंस्पिरेशन लेके चले और आज सब कुछ अच्छा है। डॉक्टर साहब, चूँकि बचपन में स्टडी के समय जिन लोगों ने ये कहा था कि आपके घर से कोई डॉक्टर नहीं है, और आपने इसीलिए ठाना
कि मैं घर में सभी को डॉक्टर बनाऊंगा। मैडम भी डॉक्टर हैं, बिटिया भी डॉक्टर है और आज बहुत अच्छे संस्थान में मुंबई में काम कर रही है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी हो सकता है कि उनकी सेवाएं मिलें। आपने जो नवोदय आपके बारे में कहा जाता है, गरीबों का अस्पताल कहा जाता है, सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं और गंभीरता से काम करते हैं। ये पैट स्कैन के लिए या सिटी स्कैन के लिए लोग बाहर भागते थे पहले। मैं स्वयं कई बार मुंबई में पैट स्कैन कराने लोगों को देखा है कि वो जाते थे, इंदौर में हुआ करती थी। तो ये आपकी जो विधा है, आपकी जो पैथी है, इस पैथी के जिस तरीके से लोग, तो आप क्या सेंट्रलाइज करना चाहते हैं कि लोगों को एक ही जगह सारी सुविधा उपलब्ध हो जाए, भटकना ना पड़े? डेफिनेटली। और शिशिर भाई, जिस तेजी से कैंसर का ट्रीटमेंट इवॉल्व हो रहा है, मुझे लगता नहीं कि किडनी या हार्ट की या लंग्स की बीमारियों के लिए इतनी तेजी से रिसर्च और इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जितना कि कैंसर की फील्ड में आ रहे हैं। तो एक अपडेटेड हॉस्पिटल अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटीज़ हों जिससे भटकना ना पड़े। जैसे आपने ही कहा कि अब अगर मेरे को कोई जांच करानी है और उसके लिए अगर उसको कहीं बाहर जाना है तो पेशेंट के 4 दिन खराब होंगे और वो 4 दिन में बीमारी बढ़ने ही वाली है। सो टाइमली ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ, उससे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लैंसेट में भी ये आर्टिकल आ चुका है कि सुपर स्पेशलिस्ट के अंडर प्लस अंडर वन रूफ ऑल ट्रीटमेंट अगर अवेलेबल है, देन द क्योर रेट ऑफ कैंसर पेशेंट इज वेरी हाई। तो वही कंसेप्ट हम लेके चल रहे हैं। हालांकि ये भी सोचा है कि जो जैसे रेडियोथेरेपी के पेशेंट्स हैं, रेडियोथेरेपी महीना 1.5 महीने का ट्रीटमेंट होता है और उसमें पेशेंट्स आजकल आपको पता है न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, फादर कमाने वाले हैं, बाकी बच्चे और वो सब डिपेंडेंट होते हैं। और अगर फादर को कैंसर हो जाए तो फिर वो अपना इलाज नहीं करा पाता है क्योंकि वो दिहाड़ी पे काम कर रहा है या अदरवाइज उसके शहर से या गांव से 100-150 किलोमीटर दूर पे रेडियोथेरेपी मशीन है। तो वो अगर वहाँ जाके इलाज कराएगा तो काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं करेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे और बच्चे को, परिवार को तकलीफ होगी। तो इस तरह का हम लोग एक ड्रीम और सोच रहे हैं कि रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट हम और नियर बाय अवेलेबल कराएं जिससे कि गरीब लोगों को टाइमली ट्रीटमेंट मिले और पूरा ट्रीटमेंट मिले, जिससे क्योर रेट काफ़ी अच्छा हो जाए। डॉक्टर साहब, चूँकि कैंसर कहा जाता है कि बहुत महंगा इलाज है और समय भी बहुत लगता है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं। आप जब इस सेक्टर में आए थे तो चूँकि अस्पताल दूसरी जगह बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लेकिन सरकार भी कहती है कि हम अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हम मुख्यमंत्री राहत कोष से, प्रधानमंत्री राहत कोष से, दूसरी अन्य बहुत सारी उसमें। तो क्या आप ऐसे लोगों की मदद कर पाते हैं जो सरकारी उसमें पैनल में हैं, सरकारी पात्रता रखते हैं? कैंसर का इलाज महंगा नहीं है। कैंसर क्योंकि हम बढ़ा लेते हैं प्रारंभिक अवस्था में, अगर आप शिशिर भाई बात करें स्टेज 1 और 2 की, तो इसके ट्रीटमेंट में 1-1.5 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं होता और पेशेंट ठीक हो जाता है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है वैसे वैसे खर्चा भी ज़्यादा होता है और प्रोलॉन्ग्ड भी होता है और पेशेंट की ठीक होने की संभावना भी नहीं होती। तो सरकार का जो एक सबसे बड़ा जो विजन होना चाहिए वो सबसे पहले तो कैंसर प्रिवेंशन होना चाहिए कि जैसे कितनी आपने घोषणाएं कर दी कि स्कूल के 100 मीटर तक पाउच या सिगरेट नहीं बिकना चाहिए, सब जगह बिक रही है। पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं होना चाहिए, सब जगह हो रही। इवन जो इसके मॉनिटर करने वाले हैं वो लोग खुद सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। तो प्रिवेंशन अगर हम करें तो बहुत सारे लोगों को हम बचा सकते हैं। मुझे मोदी जी से एक सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि उन्होंने नोटबंदी कर दी लेकिन तंबाकू बंदी नहीं करी। अगर वो तंबाकू बंदी कर देते तो शायद आज हमारे यहाँ जो कैंसर से मौतें हो रही हैं वो आधी हो जाती। तो ये तो एक कैंसर कॉस्ट की बात मैंने कही कि प्रिवेंशन पे हमको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। नंबर 2, अर्ली डिटेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में कैंसर को पकड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए बार बार कैंप लगाना और जगह जगह लोगों को कैंसर के लक्षणों के बारे में बताना और उन लक्षणों से जो भी लोग आ रहे हैं उनका प्रॉपर बायोप्सी FNAC करके डायग्नोसिस जल्दी हो जाए तो फिर वो क्योर हो सकते हैं, उसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। अब बाकी जो सरकारी योजनाओं की जो बात है, आप आयुष्मान को छोड़ दें अभी, क्योंकि आयुष्मान से मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि आज हम आयुष्मान के कार्ड होल्डर का कैंसर का पूरी तरह इलाज कर पा रहे हैं।
चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। लेकिन उसके अलावा जैसे सीएम फंड है या पीएम फंड है, वो एक बड़ा लिमिटेड फंड देते हैं, 50,000 दे दिया, 1 लाख दे दिया, तो अब उसमें कुछ होता नहीं है। पेशेंट का इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस में या थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट में वो खर्चा हो जाता है। तो सरकारी योजनाएं ठीक है, अच्छी हैं, कुछ नहीं से कुछ लोगों को मिल जाता है, बट अभी भी संपूर्ण नहीं है। और उसके लिए जो सरकारी अस्पताल हैं उनको अपग्रेड नहीं किया जा रहा है, कैंसर की यूनिट्स अपग्रेड नहीं की जा रही है, ना ही वहाँ ऑन्कोलॉजिस्ट है। आपको जान के आश्चर्य होगा शिशिर जी, मध्य प्रदेश के एक भी मेडिकल कॉलेज में कोई मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, लेकिन वो डिफरेंट उसमें काम करते हैं। रेडिएशन की यूनिट है, वो भी बहुत पुरानी है, जो कि अगर हम भोपाल की भी बात करें तो भोपाल में जो कोबाल्ट मशीन है उसको बैन कर दिया गया है। उस पर जानवरों के ट्रीटमेंट के लिए भी अलाउ नहीं है, भाभा एटॉमिक रिसर्च का कहना है। जबकि आज हम जब भी वो मशीन शुरू, एक तो मशीन शुरू नहीं होती है, और जब शुरू होती है तभी वो 2-4 पेशेंट ठीक मतलब क्योर ट्रीट कर पाते हैं, उसके बाद वो बंद हो जाती है। सो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट में बिल्कुल नहीं है, इसलिए प्राइवेट की एक पब्लिक पार्टनरशिप करके कुछ प्रोजेक्ट आना चाहिए अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो नहीं कर पा रही है, और प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए। ये दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये क्यों हमने ये शख्सियत के रूप में चुना है। आपका स्वयं का अस्पताल है, आपके स्वयं के सारे संसाधन हैं, आपके यहाँ सीटी स्कैन से लेके पैट स्कैन से लेके और लीनियर एक्सीलरेटर तक है। कैंसर का हर इलाज, हर व्यक्ति का इलाज आपके यहाँ हो सकता है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि सरकारी सुविधा भी उपलब्ध हो, ताकि आम आदमी को ये वही व्यक्ति सोच सकता है जो निश्चल भाव से। इसीलिए हमने शख्सियत के रूप में चुना है कि आप ये चाहते हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में ऑन्कोलॉजिस्ट होना चाहिए, सरकारी अस्पतालों में ये सुविधाएं होना चाहिए। हालांकि उससे आपका जो आपके पास आने का रेशो रुकेगा, लेकिन पैसा लक्ष्य आपका नहीं था, इसलिए आप ये लेके आए हैं। और ऐसे उदाहरण देश में बहुत कम होते हैं जो सेवा के रूप में काम करते हैं। जिस तरीके से मैंने लंबे समय से अपनी पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत सारे डॉक्टरों को देखा है जिन्होंने पहले क्लिनिक खोला, उसके बाद अस्पताल, और अस्पताल के बाद वो किस रूप में आ जाता है, एक एम्पायर खड़ा हो जाता है उनका। ऐसे बहुत सारे नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन आपने जो शिद्दत के साथ काम किया है, जो मेहनत कर रहे हैं, और एक आपने अपना, आपकी परिकल्पना ये थी कि मेरे पास जो आए उसको मैं कहीं दूसरी जगह ना भेज के पूर्णतः उसको हर ट्रीटमेंट अपने यहाँ दे सकूं। इसी परिकल्पना को लेकर डॉक्टर साहब चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, दर्शकों को कम से कम ये जानने का हक है कि आपको बहुत सारी इन परिस्थितियों के बाद भी आर्थिक समस्या भी आती होगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा सरकारी फंड बहुत नॉमिनल मिलता है, आदमी कई बार ऐसी परिस्थिति कैसे फेस करते हैं इन चीज़ों को आप? शशि जी, ईमानदारी से कहूँ तो एक चीज़ हम लोग करते हैं कि कैंसर पेशेंट्स को इतना आकलन करते हैं कि क्या वो ठीक हो सकता है। अगर वो ठीक हो सकता है, उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास इलाज के लिए राशि नहीं है, तो हम या तो हमारे कुछ कैंसर सोसाइटी है, या फिर लायंस क्लब, रोटरी क्लब्स, या फिर इवन हम एक फ्लोटिंग जो फेसबुक पे कुछ इस तरह की अपील डालते हैं, और उससे उसका फंड काफ़ी हद तक मदद हो जाती। जो पेशेंट ठीक नहीं हो सकते हैं, जैसे इतना एडवांस कैंसर है कि उसमें आपको सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट करना है, उसका क्योर दुनिया के किसी हॉस्पिटल में नहीं है, उसके लिए ज़रूर हम रिसोर्सेज नहीं वेस्ट करते हैं। हम उनका जो भी दर्द निवारक दवाएं हैं, जो कंफर्ट दे सकते हैं, उतना ज़रूर इलाज करते हैं। बस क्योर के लिए हम उसको अननेसेसरी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करते हैं। बट डेफिनेटली कोई अगर इस तरह के पेशेंट आपके पास भी है तो आप बिल्कुल भेज सकते हैं, हम असेस करेंगे, और अगर वो ठीक हो सकता है, ख़ासतौर से बच्चों के कैंसर में हम बड़े भावुक हैं। अभी पिछले 14 नवंबर को हम करीब 10 कैंसर के बच्चे जिनको कि ब्लड कैंसर था, लिम्फोमा था, न्यूरोब्लास्टोमा, हेपेटोब्लास्टोमा, जो कि बच्चों के कैंसर के होते हैं, वो शिवराज जी के पास लेके गए थे। हालांकि पहले दिन तो हमें टाइम नहीं मिला, दूसरे दिन उन्होंने उसकी जब थीम देखी तो उन्होंने टाइम दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने ये कह रहा कि हमने बहुत से लोगों को फंड दिया है लेकिन कोई पलट के नहीं आता, और डॉक्टर साहब आप इनको लेके आए हो, बड़ा आपका साधुवाद है, और मैं इन बच्चों की एजुकेशन की भी देखूंगा, इनका भी वो भी करूंगा, तो करके आई रियली अप्रिशिएट दैट पर्सन। और
ये जो बच्चे हैं ये आज भी ठीक हैं। हमारे पास 15 कैंसर के बच्चे हैं जो एब्सोल्युटली फाइन, उनको कुछ नहीं है। हम लोग एक कैंसर पत्रिका भी निकालते हैं जिसका कैंसर टाइम्स नाम है, और उसमें जो है जितनी भी जागरूकता की सामग्री ये सब देते हैं, जिसका जो एक स्लोगन भी यही है कि जानकारी व जागरूकता ही जीवन है। और उसमें जैसे अभी जो हम बात करते हैं कि कैंसर पेशेंट्स कई परेशान होते हैं कि वैक्सीन लगाएं नहीं लगाएं कौन सा, तो उसका भी एक आर्टिकल आ रहा है। टबैको से हम जो जितनी भी नुकसान हो रही हैं वो कैसे उसको देखना है, लोगों को अर्ली डिटेक्शन कैसे करें, अगर कोई कैंप लगाना चाहता है तो कहाँ संपर्क करें, काफ़ी सारी वो रहती है। वो काफ़ी अच्छी पत्रिका है वो कैंसर मरीजों को निःशुल्क दी जाती है। डॉक्टर साहब एक और क्या इन परिस्थितियों के बाद भी, चूंकि आपके पास बहुत तरह तरह के लोग आते हैं, पूरा विश्व ग्लोबल हो गया है, सब चीज़ें जानकारी है, लोग विदेश क्यों भागें जब आज जो ट्रीटमेंट अमेरिका में होता है, जो ट्रीटमेंट इंग्लैंड में होता है और जो मुंबई में होता है वो नवोदय कैंसर अस्पताल में हो जाता है। तो ये अवेयरनेस के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं चल पाता है कि नवोदय कैंसर अस्पताल में लीनियर एक्सीलरेटर है, यहाँ पर ये व्यवस्था है, यहाँ पेट स्कैन है, या ये डॉक्टर श्याम अग्रवाल हैं, आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आप यहाँ वो कर लेंगे। तो ये इसके लिए क्या आप लोगों की योजना है, क्योंकि ये सबसे अवेयरनेस के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों को पता हो। बहुत ही आपने टची सवाल पूछा है शिशिर जी। आप जैसे ही हमारे मित्र हैं मीडिया के, वो ही हमारा पब्लिसिटी करते हैं, बट वी नेवर गिव एडवर्टीजमेंट, जो कि एमसीआई की रूलिंग है कि डॉक्टर्स को पब्लिसिटी नहीं करना चाहिए। हम पब्लिसिटी पेपर में नहीं करते हैं अनटिल अनलेस जैसे पेट स्कैन आएगा तो उसका ज़रूर एडवर्टीजमेंट देंगे, बट अदरवाइज एक ब्रॉड पब्लिसिटी या ब्रांडिंग करके हम लोग नहीं करते हैं। हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हमारे पेशेंट्स ही हैं। जो पेशेंट ठीक हो जाता है वो 10 पेशेंट को लाके बोलता है कि वो हमें बड़ा अच्छा लगता है, डॉक्टर साहब वो पेशेंट ठीक हो गया था और उसने हमको भेजा है कि नहीं कहीं मत जाना, सर के पास जाना। तो वो एक बड़ी फीलिंग होती है जो कि बड़ी अच्छी लगती है, और उसमें हमको लगता है कि एक प्रचार प्रसार, ठीक है आजकल सोशल मीडिया भी है और काफ़ी ऐसे माध्यम हैं जिनसे कि हम थोड़ा बहुत पेशेंट के थ्रू कर पाते हैं, बट अदरवाइज हम मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक या पेपर में नहीं जा, प्रिंट में नहीं जाते हैं। हमारे पास ऑलरेडी इतना पेशेंट्स का इतना वॉल्यूम है, वो खुद ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम उसमें अलग से पब्लिसिटी नहीं करते हैं, बट डेफिनेटली माउथ टू माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी होती है। और वही फंड अगर हम किसी मरीज़ को दें तो मेरे ख्याल से अगर हम प्रचार प्रसार जाए एक पेशेंट को अगर ठीक कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से वो हमारे लिए एक बड़ा साधुवाद होता है। डॉक्टर साहब, चूंकि पेशेंट ये अपेक्षा लेके आता है, उम्मीद की किरण उसको डॉक्टर साहब के पास आती है, जब वो आता है उसको चारों तरफ से समाज निराश करता है, हमारे आसपास के लोग निराश करते हैं, नाते रिश्तेदार निराश करते हैं, लेकिन उम्मीद उसको, कैंसर से जूझता है एक पेशेंट, उसको उम्मीद होती है डॉक्टर साहब से और आपके पास आता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे एक आध उदाहरण ऐसे हमारे दर्शकों को बताइए, वो कैसे मनोबल बढ़ जाता है, कैसे वो सरवाइव कर लेता है? क्योंकि आज एक नई वो आ रही है, डॉक्टर्स जैसे ही पेशेंट आया, भाई इसका बहुत बढ़ा हुआ है, ये अब नहीं बचेगा, आधा वो वहीं डेमोरलाइज हो जाता है। तो क्या कैसे करते हैं आप कि उसका मनोबल बढ़ जाता है? क्योंकि मैंने जो बचपन में देखा है कि 50% बीमारी का इलाज डॉक्टर का प्रेम से बोल देना, डॉक्टर का कंधे पे हाथ रख देना, उसी से ऊर्जा मिल जाती है और उससे ठीक हो जाते हैं। एकदम रिसेंट अनुभव है। 18 साल का बच्चा IIT पढ़ रहा है, क्लियर भी कर लिया होगा, उसको लिम्फोमा करके एक बीमारी हो गई है। उसके पेरेंट्स आए, दे वर ऑल क्राइंग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से फीडबैक लेके आए थे कि ये हमारे जो डॉक्टर जिनके पास पहले गए थे उन्होंने बोला था कि ये 30% चांस है कि वो नहीं बचेगा। हमने कहा 70% चांस है ना ठीक होने का, विल टेक 70%। और फिर उस 70% को हमने एक्स्ट्रापोलेट करते हुए उसको बताया कि आज हमारे पास इतने पेशेंट्स हैं इसी बीमारी के, इससे ज़्यादा बड़ी स्टेज के, जिससे कि वो ठीक हो चुके हैं, तो आपको भी घबराने की बात नहीं है। उनका बड़ा मनोबल बढ़ा और काफ़ी अच्छा लगा उनको। केवल सर दूसरे जो डॉक्टर्स हैं, जैसे कि जो आप शब्द का शायद इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उसको बोलते हैं भया दोहन। तो भया दोहन एक ऐसा शब्द है कि अगर आप पेशेंट को जितना डराओगे उतना ही ज़्यादा आप उससे दोहन कर पाओगे। जो भी आप बोलोगे वो जांच कराएगा, जो भी बोलोगे आप वो इलाज कराएगा। तो जबकि हमारा उल्टा है, हम उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं
और उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि हमने ये भी देखा है शिशिर जी कि अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आपके अंदर जो हार्मोन्स निकलते हैं वो भी कैंसर फाइटिंग हार्मोन्स होते हैं, वो आपको कैंसर ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको बूस्ट करते हैं आगे ले जाने के लिए, कैंसर से फाइट करने के लिए, और उसका रिजल्ट हमको मिलता है। एंड वी हैव सीन मेनी पेशेंट जो कि पॉजिटिविटी से ही ठीक हुए हैं। तो पॉजिटिविटी ना सिर्फ डॉक्टर्स की, नर्सेज की, पूरे हॉस्पिटल की। आज कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है, अंदर से उसको बड़ा शांत अच्छा म्यूजिक चलता हुआ मिलता है, उसके अंदर ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी ऐसे अस्पताल में आ रहे हैं जो कि मृत्यु का दरबार है, और उसको बड़ी एक पॉजिटिव वेव्स मिलती है, ही फील्स नाइस, और फिर हम लोग अच्छी बातें करते हैं, फ्रेंडली बातें करते हैं, उससे पर्सनल केयर होती है। तो उसके अंदर भी जो हार्मोन्स निकलते हैं या फैमिली की भी जो केयर करने की एक मॉरलिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट एवरेज जो रिजल्ट है उससे बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि आपका जो मेन थीम है कि, और ये कई बार आपके मुंह से मैंने सुना भी है कि डरने की ज़रूरत नहीं, सावधानी की आवश्यकता होती है। इसमें जितनी जागरूकता हो और जितनी जल्दी पेशेंट आपके पास पहुंच जाए उतना ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि भयादोहन की बात की आपने कि लोग भयभीत करके ज़्यादा, लेकिन मैं जिसके साथ दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैं जिसके साथ बैठा हुआ हूं और जिसको हमने चिकित्सा क्षेत्र में शख्सियत के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये पहला कार्यक्रम है साधना न्यूज़ पर जो वास्तविक रूप से जो शख्सियत हैं, शख्सियत कहलाने के हकदार हैं कि पेशेंट की सेवा और ये मानव सेवा ही आपका संकल्प है। ऐसा कई बार देखा है, क्योंकि हम पत्रकारिता क्षेत्र में ऐसे लोगों को देखते हैं, हर तरह के लोग हैं, लेकिन आज भी लोगों का मैं मध्य प्रदेश के बाहर झांसी से लेके और राजस्थान के पास से इधर जबलपुर से लेके और ग्वालियर और रीवा, मध्य प्रदेश के सभी जिलों से, इवन कुछ छत्तीसगढ़ के लोग भी जब इलाज कराने आते हैं और वो इस बात पर जब वो कहते हैं हमसे कि हमें पूरा भरोसा है डॉक्टर साहब जान बचा लेंगे, तो ये जो डॉक्टर साहब ने कहा कि पॉजिटिव एनर्जी मरीज को 80% बूस्टअप दे देती है और वही जीने की सबसे बड़ी उसकी जो राह आसान करती है वो बढ़ता है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम, इस तरीके की जो योजना होती है और जो आप कर रहे हैं वो मानव सेवा है, और हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को जनता के सामने लेके आएँ, तो एक हम भी अपनी कोशिश करते हैं कि हम भी कम से कम अपना कर्तव्य निभाएं। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा एक बिल्कुल सिंगल लाइनर संदेश है कि आप कैंसर नाम से डरे नहीं। जिस तरह मीडिया या फिल्मों में बताया जाता है कि अगर किसी कैरेक्टर को मारना है तो उसको कैंसर कर देते हैं, वो आज रिवर्स हो गया है। कैंसर एक साधारण बीमारी है, जैसा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ होती है, जो कि ठीक नहीं होती है। हम ये नहीं कहते हमारे तो कैंसर ठीक हो जाते हैं, बट स्टिल आज हम लोगों ने, वैज्ञानिकों ने कैंसर को एक क्रॉनिक डिसीज़ बना दिया है। क्रॉनिक डिसीज़ मीन आप ट्रीटमेंट करते रहिए और चलते रहिए। तो कैंसर से डरना नहीं है। अगर ना करे, ईश्वर हो गया है, ईश्वर ने कर दिया है बीमारी, तो फिर आप उसको सर्वाइव कर सकते हैं लंबे समय तक और ठीक भी हो सकते हैं। तो इसलिए कैंसर शब्द से एक जो पैल्पिटेशन हो जाता है या डिप्रेशन हो जाता है, उसको लाने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। और जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उसको अपने शरीर पे ध्यान रखें, अपने एक्सरसाइज करते रहें, खान पान पे ध्यान रखें और शरीर पे ध्यान रखें कि कहीं कोई गठान तो नहीं हो रही है, कहीं लंबे समय तक बुखार तो नहीं हो रहा है, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या वेट लॉस तो नहीं हो रहा है। ये 4-5 चीज़ें आप ध्यान रखें। अगर ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और इवन आप ऑन्कोलॉजिस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं कि सबसे पहले अपन ये दूर करें अपनी डायग्नोसिस के कैंसर तो नहीं। और नंबर 3, हेल्थी हैबिट्स रखें, तंबाकू, शराब और दूसरे व्यसन का सेवन ना करें, क्योंकि वो अगर आपके फैमिली में है तो फिर आपकी फैमिली के दूसरे मेंबर भी उससे ग्रसित होंगे। पैसिव स्मोकिंग का एक बड़ा रोल है। अगर कोई घर में स्मोकिंग कर रहा है या ऑफिस में स्मोकिंग कर रहा है तो उसके धुएं से दूसरों को कैंसर हो सकता है। तो बेसिकली एक अच्छी मॉडल लाइफ एक आपको व्यतीत करना है और खूब काम करना है, माइंड को बिजी रखना है, मेडिटेशन करना है। दिस इज़ ऑल। ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल, जो नवोदय कैंसर अस्पताल के संचालक हैं, मध्य प्रदेश के पहले ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और आप सेवा को कर्म बना के
जो आप लक्ष्य बना के चल रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश के बहुत सारे लाखों मरीजों को आपके यहाँ जो राहत मिलती है और देश के कई राज्यों से जो लोग यहाँ आते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, आपसे सलाह लेते हैं। आप चूँकि विदेशों में भी जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और इसको कोशिश की है, जो आपने अभी कहा है, डॉक्टर साहब ने ये कोशिश की है कि अब ये कोई बहुत बड़ा जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन समय से अगर आप इस का इलाज करा लेते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो सर ने बताया है उस पर चलते हैं तो इससे बचा जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल थे। साधना न्यूज का शख्सियत सफ़र ज़िंदगी का ये कार्यक्रम था और इसमें हम ऐसे लोगों को लाते हैं जो प्रेरणा बने समाज की, जो दर्शकों जो देख रहे हैं वो सीखते हैं कम से कम कि हम जो कह रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इसको डॉक्टर भी देखेंगे, इसको समाज के दूसरे लोग भी देखेंगे, लेकिन सेवा भाव है क्या? और वो सेवा भाव अगर है तो ये शख्सियत हमारे साथ हैं जो लोगों को प्रेरणा देती हैं। बने रहिए साधना न्यूज़ पर। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।